नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अनोखा रिश्ता। कॉलेज से घर लौटते हुए पूजा का दिमाग सिर्फ और सिर्फ सुधा आंटी के बारे में सोच रहा था। घर पहुंचने पर उसने टीवी पर अपना पसंदीदा धारावाहिक देखने की कोशिश की, लेकिन मन भटकते हुए पहुंच गया उसी ओर। बात दोपहर की थी। पूजा और उसकी कुछ सहेलियां अपनी प्राध्यापिका की प्रेरणा से कुछ उपहार लेकर शहर के दूर दराज कोने में बने वृद्धाश्रम में गई थीं। वहां एकांकी जीवन बिता रहे बुजुर्ग पुरुष और महिलाओं को देखकर उसे काफ़ी हैरत हो रही थी। उन्होंने उन बुजुर्गों के साथ काफ़ी समय बिताया, लेकिन उनके संग नाचते गाते अचानक पूजा के पैर में मोच आ गई। आह! वह तेज दर्द से कराह उठी। तभी एक वृद्ध महिला ने सहारा देकर उसे उठाते हुए कहा, बेटी, मेरे कमरे में बाम रखा है, आओ तुम्हें लगा दूं, अभी पैर ठीक हो जाएगा। न जाने उनकी आवाज़ में क्या कशिश और अपनापन था कि पूजा उनके साथ चल दी। बाम लगवाते हुए पूजा ने ध्यान से वृद्धा का चेहरा देखा। चश्मे के पीछे से झांकती मोटी मोटी आंखों में अथाह स्नेह झलक रहा था। पूजा ने बरबस पूछ ही लिया, आंटी जी, आप यहाँ कब से हैं? वृद्धा ने नजरें उठाए बिना प्यार से जवाब दिया, बेटी, यही घर तो अपना है जहाँ मुझे काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था। खैर, मेरी छोड़ो और अपनी सुनाओ, क्या नाम है तुम्हारा और किस कक्षा में पढ़ती हो? वह बोली, मेरा नाम पूजा है तथा गर्ल्स कॉलेज में बीएससी फाइनल की छात्रा हूँ। आंटी जी, आपका क्या नाम है? वो बोली, सुधा। जवाब देने के साथ ही उन्होंने पूजा को सहारा देकर खड़ा कर दिया। न जाने उनके हाथ में क्या जादू था। पूजा के पैर का दर्द छूमंतर हो गया और वह मुस्कुराते हुए उनके साथ बाहर आ गई, जहाँ उसकी सहेलियाँ बुजुर्गों के संग अपने अनुभव बांटते हुए उनकी भावनाएं जानने और समझने में जुटी हुई थी। पूजा भी सुधा आंटी के साथ एक मेज पर बैठ गई। बातचीत में उसे पता चला कि सुधा आंटी के पति का निधन होने के बाद जब वो अपने इकलौते बेटे बहू की नज़रों में खटकने लगी थी, तब उन्होंने खुद ही घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया था। पूजा को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि सुधा आंटी के 2 वर्षों से यहाँ होने के बावजूद उनके बेटे और बहू ने एक बार भी यहाँ आकर उनका हालचाल जानना मुनासिब नहीं समझा था। पूजा ने आंटी को अपने हाथ से बुने मोजे भेंट किए तो इस उपहार को पाकर वह खुशी से अभिभूत हो गई। वह बोली, बेटी, तुम जितनी अच्छी हो उतनी ही सुशील भी हो, वरना आजकल की लड़कियों को कढ़ाई बुनाई में रुचि ही कहाँ है। उनके संग बातचीत में पूजा ऐसी गुम हुई कि उसे समय का ध्यान ही नहीं आया। उसे तब पता चला जब उसकी सहेली ममता ने उसे झकझोर कर कहा, मैडम जी, अब चलें, यहीं आंटी जी के साथ ही रहना है। पूजा ने भरे मन से सुधा आंटी से विदा ली तो उन्होंने उसका माथा चूमते हुए कहा, हो सके तो फिर आना बेटी। हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी आंटी। किसी अपने से बिछड़ने का एहसास लिए पूजा वहाँ से चली आई थी। अचानक किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ सुनकर पूजा जैसे नींद से जागी थी। मम्मी रसोई में थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि सुधा आंटी के बारे में मम्मी को बता दे, पर मम्मी के स्वभाव की याद आते ही उसने अपना इरादा बदल दिया। मम्मी भावुकता की जगह व्यावहारिकता को अहमियत देती हैं, साथ ही किसी अजनबी से रिश्ते की उनके लिए कोई कीमत नहीं। पूजा चाहकर भी मम्मी को सुधा आंटी के बारे में नहीं बता पाई, क्योंकि मम्मी ने खुद अपने सास ससुर के स्वभाव से तंग आकर पापा के साथ अपना ससुराल छोड़ दिया था। ऐसे में भला उन्हें सुधा आंटी से हमदर्दी क्यों होती। अगले दिन पूजा कॉलेज से अकेले ही वृद्धाश्रम चली गई। वापसी में सुधा आंटी ने उसे जयपुरी चूड़ियों का लाजवाब सेट यह कहकर पहना दिया कि मेरी बेटी होकर मुझे मना करती हो। दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे को जाना और समझा। पूजा के मन में फिर से टीस उठी कि कितने निर्दयी और स्वार्थी हैं वे बेटे बहू, जिन्होंने इतनी नेक महिला को बुढ़ापे में घर के बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। इस मुलाकात ने दोनों के बीच एक अनजाना बंधन इस कदर मजबूत कर दिया कि पूजा कॉलेज से छुट्टी होने पर अक्सर उनसे मिलने चली जाती। सुधा आंटी ने भी उस पर ममता का सागर उड़ेल दिया था। परीक्षा सिर पर आ पहुंची थी। पूजा मन लगाकर पढ़ाई में जुटी थी कि बाथरूम में पैर फिसलने से मम्मी घायल हो गई। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर बताते हुए डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। नज़दीकी रिश्तेदारों में कोई ऐसा नहीं था
जो इस आड़े वक्त में घर का कामकाज और मम्मी की देखरेख कर पाता। मम्मी की एक सहेली ने किसी नौकरानी को भेजा, लेकिन उसके नाज नखरे इतने थे कि खुद मम्मी का सब्र जवाब दे गया और वह नाक मुंह सिकोड़कर चलती बनी। पूजा के लिए अब मुश्किल खड़ी हो गई। एक तरफ परीक्षा तो दूसरी तरफ घर का काम और मम्मी की देखभाल। इस चक्कर में वह कुछ दिन सुधा आंटी से भी नहीं मिल पाई थी। पूजा के वृद्धाश्रम न आने पर सुधा आंटी को उसकी चिंता सताने लगी। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूजा को फ़ोन किया। पूजा ने सुधा आंटी को घर की सारी स्थिति के बारे में बता दिया। पूजा के घर की हालत जानकर सुधा आंटी भी परेशान हो उठी। आज पूजा का पहला पेपर था। पेपर देकर घर लौट रही पूजा का मन मम्मी की तरफ ही लगा हुआ था। बदहवास सी जब वह घर में घुसी तो भौचक्की रह गई। मम्मी और सुधा आंटी किसी बात पर ठहाके लगा रही थीं। अरे सुधा आंटी, आप यहाँ कैसे? वह बोली, मेरी पूजा बेटी किसी तकलीफ़ में हो तो मैं उससे दूर थोड़े ही रहूँगी। उसने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी ये सुधा आंटी हैं, माफ़ करना मैं आपको इनके बारे में पहले नहीं बता पाई। माँ बोली, इसकी मुझे बहुत नाराज़गी है। मम्मी के चेहरे के भाव बदल गए थे। फिर 2 पल रुककर बोली, तुम इनके इतने नज़दीक आ गई और हमसे ये बात छिपाए रखी। पूजा ने मम्मी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मम्मी मुझे लगता था कि आपको ये सब ठीक नहीं लगेगा। मम्मी बोली कि तुम यही सोचती होगी ना कि मेरी मम्मी की किसी से नहीं बनती। बेटी, इंसान इंसान में फ़र्क होता है। अगर मेरी सास मेरे लिए ठीक नहीं थी तो ज़रूरी नहीं कि हर सास वैसी हो। मैं मानती हूँ कि जवानी में मुझसे कुछ रिश्ते परखने में भूल हुई होगी, लेकिन वह इंसान ही क्या जो अपने अनुभवों से कुछ सीख न सके। तुम्हारी मम्मी इतनी भी बुरी नहीं है बेटा कि अच्छे इंसान की कद्र न कर सके। पूजा के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव देखकर सुधा आंटी ने उसे खींचकर अपने पास बिठाते हुए कहा, पूजा मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। तुम्हारा सोचना अपनी जगह सही था और एक माँ के तौर पर रेखा जी की सोच भी सही है। तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रही होंगी ना। कल फ़ोन पर बातचीत के दौरान मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाज़ा हो गया था। सारा दिन मैं यही सोचती रही कि तुम परीक्षा की तैयारी कैसे करोगी, पढ़ाई करोगी या घर पर मम्मी को और घर को संभालोगी। फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फ़ोन पर तुम्हारी मम्मी से बात की, उन्हें अपने बारे में बताया और तुम्हारे घर चली आई। फिर सुधा आंटी की बात को आगे बढ़ाते हुए मम्मी ने कहा, जानती हो घर आते ही इन्होंने सारा काम संभाल लिया। पापा छुट्टी लेने की सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने तुम्हारे पापा को भी ऑफिस भेज दिया। सच कहूँ तो इन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा जितना मेरी सगी माँ भी नहीं रख पाती। मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ही नहीं कि मैं किसी अजनबी के घर में हूँ। कहते हुए सुधा आंटी का स्वर रुंध गया। फिर सुधा आंटी ने पूजा को खाना खिलाया और शाम को पापा के घर लौटने पर सबके मना करने के बावजूद रिक्शे में बैठकर वृद्धाश्रम लौट गईं। उनके आने से घर में जैसे खुशियों की बरसात होने लगी। मम्मी के स्वास्थ्य में भी तेजी से सुधार आने लगा। आखिर उन्हें भी अपने साथ के लिए कोई मिल गया था। पूजा की परीक्षा अब खत्म हो चुकी थी। फिर एक दिन अचानक सुधा आंटी ने कहा, अब तो पूजा घर पर ही रहेगी और आपकी तबीयत में भी सुधार है। अब मेरा रोज़ रोज़ यहाँ आना ठीक नहीं। तब मम्मी के बजाय पापा ने जवाब दिया, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी कमी हमेशा महसूस करता था। मेरा मानना है कि बुजुर्गों की छत्र छाया बच्चों के लिए हमेशा सुखमयी होती है। आपके यहाँ आने पर मैंने अपनी माँ को आपके भीतर पाया। हम नहीं जानते कि आपने हमारे परिवार के प्रति क्या धारणा बनाई होगी, लेकिन मेरी और रेखा की यही इच्छा है कि आपका साया हम पर हमेशा बना रहे। पापा ने जिन संतुलित शब्दों में अपने दिल के भाव व्यक्त किए, उन्हें महसूस कर पूजा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मम्मी शांत भाव से सुधा आंटी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। स्पष्ट था कि पापा ने जो कुछ भी कहा उसमें उनकी भी सहमति थी। सुधा आंटी से कुछ कहते नहीं बना। फिर मम्मी ने कहा, पूजा ने हमें आपके बेटे और बहू के बारे में भी बताया था। हम भी आपके बहू बेटे जैसे हैं, हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। आपका साथ रहेगा तो हमारा परिवार संपूर्ण हो जाएगा। उनकी आत्मीयता व प्यार देखकर सुधा आंटी की आंखों में आंसू छलछला आए। नम आंखों से उन्होंने कहा, अपने बेटे राज और उसकी पत्नी शिप्रा की उपेक्षा से दुखी होकर
वृद्धाश्रम आने पर मैंने तय कर लिया था कि अब मैं सांसारिक मोह माया से हमेशा दूर ही रहूंगी, लेकिन आपका परिवार मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं आपके साथ रहने के बारे में ज़रूर सोचूंगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। सुधा आंटी मुड़ने लगी कि पूजा ने उनका रास्ता रोक लिया। आपकी पोती की भी यही तमन्ना है कि आप हमारे साथ रहें। सुधा आंटी ने उसका माथा चूमा और तेजी से आगे बढ़ गई। पीछे से पूजा उन्हें पुकार रही थी, प्लीज़ सुधा आंटी, प्लीज़ मत जाओ। अब वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। न चाहते हुए भी उनके कदम पूजा के घर की तरफ मुड़ गए। वो पूजा के पास आईं और उसे सीने से लगाते हुए बोली, सुधा आंटी नहीं, दादी माँ कहो। पूजा के साथ साथ मम्मी पापा की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक रहे थे। दोस्तों, अगर आप आगे भी इसी तरह की पारिवारिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।